नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आदरणीय पप्पू यादव जी को जान से मारने की धमकी मिल रही है। एक शुभचिंतक होने के नाते हम सबों को उनके जान को लेकर, उनके सुरक्षा को लेकर, उनके सेहत को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है। चूँकि हम लोग उनके दैनिक जीवन को देखे हैं, उनके दैनिक जीवन के बीच का पाठ रहे हैं और तमाम बिहार भर में पप्पू यादव को मानने वाले लोग जो उनके साथ उनकी दिनचर्या का पार्ट रहे हैं, वो सब जानते हैं कि इस व्यक्ति के होने मात्र से ही हर दिन कितनी जिंदगियां बचती है, कितने लोगों की मदद होते हैं, कितने लोग अपनी समस्याओं सुनाते हैं, कम मन हल्का होता है हर परिवार के सदस्य के तौर पर। लेकिन आज जिस तरह से उनको जान से मारने की धमकी इसलिए मिल रही है कि वो बीजेपी के सांसद के यहाँ जाकर उनके आवास पर रखे 30 एम्बुलेंस का खुलासा कर दिया कि भैया ये सरकारी पैसा का एम्बुलेंस है, सांसद निधि का फंड से मंगाया गया एम्बुलेंस है और ये एम्बुलेंस सरकारी अस्पतालों के जगह, सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन के जगह किसी सांसद के कार्यालय और सांसद के घर में पड़ी हुई है। उनको जान से मारने की धमकी केवल इसलिए मिल रही है कि वो बीजेपी के सांसद के खिलाफ बोल दिए हैं। फर्क किसको पड़ता है साहब? हृदय इसलिए रो रहा है और इसलिए पीड़ा में है कि फर्क आपको भी नहीं पड़ता है, जो आप सब लोग देख रहे हैं उनको भी फर्क नहीं पड़ता है। यह फर्क बिहार की जनता को नहीं पड़ता है कि वो पप्पू यादव जी रहे या नहीं रहे। पप्पू यादव जी के होने या नहीं होने से उनको केवल और केवल उनके चाहने वाले को फर्क पड़ता है, उनके साथ और उनके शुभचिंतकों को फर्क पड़ता है। बिहार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो या तो वो बिहार के जो लोग हैं या तो वो खुद को आरजेडीएन मानते हैं या तो वो खुद का बीजेपीएन मानते हैं। पप्पू यादव कहाँ है भाई? बीच बीच में नहीं है। तो उनके ना होने से बिहार को कैसे फर्क पड़ जाएगा? इन जनताओं को कैसे पड़ जाएगा? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन पर धमकी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है पप्पू यादव जी। वाह! और हम मस्त हैं, हम गांव में मस्त हैं। अगर यही छापा किसी कांग्रेस के सांसद के घर पड़ा रहता तो आज अर्नव गोस्वामी और अंजनाम कश्यप और सुधीर चौधरी क्रांति ला दिया होता। गांव में चाक चौराहे पर बैठ के खजुआते हुए या खैनी बनाते हुए ये चर्चा करते कि कांग्रेस साला पार्टी देशद्रोही है। लेकिन मुख्य धारा की तमाम मीडिया ने इस खबर को ऐसे निगल लिया और हम सब चुप हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चुप हैं। कहाँ के हैं स्वास्थ्य मंत्री जी मंगल पांडे जी? उसी सारण के न है जहां 30 एम्बुलेंस धूल फेंक रहे थे। क्या कहे? ड्राइवर नहीं है, वहां ड्राइवर नहीं है जो ड्राइवर का खुद प्रशिक्षण देता है, जहां कौशल युवा कार्यक्रम चलते हैं, जहां पर राजमिस्त्री और ड्राइवरी सिखाया जाता है। और वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ड्राइवर नहीं है, इसलिए यहां पर 30 एम्बुलेंस इस विपदा की घड़ी में, जहां एम्बुलेंस वाले 12,000 20,000 मनमानी पैसे वसूल रहे हैं, वहां धूल फेंक रहे हैं। ऐसे बिहार में हम जिंदा हैं, हम खामोश हैं, हम टुकुर टुकुर देखना जानते हैं, हमें बोलना नहीं आता है, हमें बोलना सिखाया भी नहीं गया है। अरे स्कूल में पढ़ते हैं तो मास्टर साहब कहते हैं ए फॉर एप्पल नहीं होता है, क फॉर कबूतर नहीं होता है, क फॉर कौआ पढ़ो और ब फॉर बोका पढ़ो। तो साले यही हम लोग का ट्रेंड है। मास्टर साहब से सवाल जब स्कूल में नहीं पूछ पाए हैं तो हम वीडियो से या हम मुख्यमंत्री से सवाल स्वास्थ्य मंत्री से पूछेंगे। अरे हम तो समर्थन करते हैं मंगल पांडे जी का, जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको भारत के स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाए। अकेले बिहार क्यों बर्बाद हो? वाह मंगल पांडे जी, क्या स्थिति ला दी है। आप ही के जिला के सांसद हैं, आप लोग बोल देते। संजय जायसवाल जी, माननीय मोदी जी, आपको पता है कि जो टोल फ्री नंबर पप्पू यादव जी जारी किए हैं, ये लगातार कोरोना उस समय भी जब पैसा बांटा जा रहा था, कुछ लोग हैं जो पप्पू यादव को आज जानते हैं, कहते हैं ये राजेश रंजन के, ये फेसबुक पे आता है। उनको राजेश रंजन और पप्पू यादव के तो फर्क के छोड़िए, लेकिन हम लोग उनको तब से देख रहे हैं जब ये पार्टी जन अधिकार बनी थी, और तब से देख रहे हैं जब टॉपर्स घोटाले की पोल उन्होंने कही थी, जब 30 बच्चियां नाबालिग अवस्था में उनके पेट में गर्भ चल गया था, मुजफ्फरपुर बालिका गृह, और पहली बार सांसद में वो आवाज उठाए थे बतौर सांसद, वो लोकसभा में पहली बार। और तब जाके सीबीआई इंक्वायरी हुई और ब्रजेश ठाकुर का एपिसोड हुआ। हम लोग तब से जानते हैं
हम लोग तब से जानते हैं जब पटना के सड़कों पर छात्रों के लिए आवाज़ उठाते हैं, पटना यूनिवर्सिटी सहित तमाम यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए। हम लोग तब से जानते हैं जब पटना बाढ़ आया और पटना बाढ़ के स्थिति में जब दुनिया ने अपनी आंखें मूंद ली, सुशील मोदी हाफ पैंट पहन के भाग गए, तब पप्पू यादव जी खाना बांट रहे थे, पानी बांट रहे थे। हम लोग तब से देखे हैं जब कोरोना महामारी में लोग ट्रेन से कुचल दिए गए कि पैदल मत जाओ, लॉकडाउन है। एक लड़की दरभंगा आ जाती है गुड़गांव से, हम लोग सब वाकया को देखे हैं। लोग कुचल दिए जाते हैं, हवाई चप्पल पहन के सड़क पर मत चलो, लॉकडाउन है, लेकिन बस से तुम कुचल दिए जाओगे, पैदल मत चलो। हम लोग वो वक्त को भी देखा है, हम लोग उस वक्त को भी देखा है जब पप्पू यादव जी नंबर जारी किए थे कि अगर आप पैदल आ रहे हैं और आपके पास खाने का नहीं है तो हम पैसा भेजते हैं, ऐसे भूखा मत आइए, हमारी फर्ज है, हमारी जवाबदेही। उस नंबर पर आप देख सकते हैं पिछले साल का वीडियो। हम लोग को थक जाते थे, एक दिन का जितना मैसेज आता था 3 लोग मिलके एक नंबर को नहीं टेकअप कर पाते थे। फर्स्ट लॉकडाउन का बात कर रहे हैं, जब लोग पैसे की डिमांड करते थे, अकाउंट नंबर की डिमांड करते थे, अकाउंट में पैसा जाने में 1 दिन लेट होता था, लोग गाली देते थे, भाई पैसा नहीं देता है पप्पू यादव, गाली देते थे, ऐसा बोलते थे, हमारा पैसा नहीं दे रहे हो। अरे बाप रे बाप, ऐसा लगता था हम लोगों को कि हम लोग कर्ज खा लिए हैं। आज जब हम विनय जी का, दीपक जी का या मुन्ना जी का किसी को नंबर देते हैं तो कहता है विशाल भाई कौन नंबर दे दियो, 24 घंटा बिजी आता है। अरे भाई वो बिजी इसलिए नहीं आ रहा है कि वो आपका फोन नहीं रिसीव कर रहा है, इसलिए आ रहा है कि वो एक फोन करता है तो दूसरा फोन वेटिंग में रहता है, तीसरा फोन फिर वेटिंग में रहता है, तो वो कॉल बैक करते करते उन लोगों का रात हो जाता है। रात के 2 बजे भी किसी को फोन जाता है कि भैया हम भागलपुर में हैं और हमको जो है कि इस हॉस्पिटल में कहीं एडमिट करा दीजिए। दिल्ली से चले हैं और हमको दिल्ली में बेड नहीं मिला, कुछ जिसका कोई नहीं होता है पप्पू यादव जी होता है। विशाल जी, नेताजी से एक बार बात कीजिए ना, पटना में कहीं एडमिट करा दीजिए, वेंटिलेटर दिला दीजिए, तो रेमडेसिविर दवा दिला दीजिए। तो आंखें नम हो जाती थी, अंदर से रो कर रह जाते थे, क्योंकि क्षमता उतनी नहीं थी जितने लोगों की डिमांड थी। कई अपनों को हमने अपने आप से नाराज होते देखा है, कई गैरों को हमने खुश होकर जाते हुए भी देखा है। हम सबों ने बहुत खतरनाक वक्त को देखा है, लेकिन एक व्यक्ति जितना मेहनत कर रहा है, जितना लगन से लोगों के प्रति तत्परता से दिखा रही है, उसको होना बहुत जरूरी है। हम इसीलिए लाइव हैं कि उसका होना जरूरी है और आपका बोलना जरूरी है। हम जानते हैं कि अगर वो नहीं रहे तो जितना कुछ विपक्ष होगा उससे कहीं कुछ सत्ता पक्ष के लोग भी होंगे। भैया लेनिन ने एक बात कहा था, इस बात को बहुत गंभीरता सुनिए, क्योंकि उनकी जिंदगी का सवाल है और उनकी जिंदगी के लिए हम लोग किसी भी तरह का कुर्बानी देने के लिए और कुर्बानी लेने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उनके होने मात्र से ही हम लोग का हौसला बुलंद रहता है। इसलिए उनके ना होने और क्रांति की तो बातें नहीं सोचना है। हम इसलिए कह रहे हैं कि आप सबों को बोलना इसलिए जरूरी है कि अभी कह रहे हैं कि हम रिवोल्यूशन इज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर, इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन कम टू चेंज द वर्ल्ड टू चेंज योरसेल्फ। हम कह रहे हैं कि क्रांति कभी भी संख्या पर निर्भर नहीं करती है, व्यक्ति पर निर्भर करती है। तो भैया जिसके पास संख्या है उसके पास सेनापति नहीं है, और जिसके पास संख्या नहीं है उसका सेनापति मजबूत है। तो भैया ये इच्छा शक्ति की लड़ाई है। अगर आप आरजेडी के बहुत तादाद में है और आरजेडीएन गांव-गांव में फैले हुए हैं, लालू जी एक वक्त में रहे होंगे, लेकिन आज आपका जो सेनापति है, हम नहीं कहना चाहते हैं लेकिन वो सेनापति लायक नहीं है और वो कहीं ना कहीं बिहार को बर्बाद कर रहे हैं अपने नेतृत्व से। आदरणीय तेजस्वी जी, आप बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। आज पप्पू यादव जी के पास कुछ नहीं है, लेकिन इनके पास इतना बेहतर इनका दृढ़ इच्छा है, लगन शक्ति है, मेहनत करने की क्षमता है कि ये काफी है और भारी पड़ रहे हैं तमाम सरकार के तमाम चीज़ों पर। वो मीडिया पर भारी हैं, जो गोदी मीडिया है उस पर भारी हैं। वो तमाम आप जान से मारने की धमकी दे या तमाम मंत्रियों के ऊपर वो भारी हैं अकेला। तो सेनापति से लड़ाई होता है। आप आरजेडी का बार बार भक्ति करते रहिए, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन आज आप पप्पू यादव जी के जान से मारने की धमकी मिल रही है और आप चुप हैं क्योंकि आप आरजेडी का सपोर्टर हैं। और तेजस्वी जी ना जाके साबुद्दीन के यहाँ चले गए पप्पू यादव जी, तो तेजस्वी जी का जमीन खिसक गया। आप लोकतंत्र के हितैषी नहीं है, आप मानव और इंसानियत के हितैषी नहीं है। यकीन मानिए, आपको भक्ति ने अंधकारमय कर दिया है।
चाहे मोदी की भक्ति हो, चाहे लालू की भक्ति हो, चाहे किसी की भी भक्ति हो, अगर वो इंसान और इंसानियत की भक्ति से ऊपर हो गया तो भक्ति करने वाले भी उतने ही दोषी है जितने खराब नेतृत्व। कब तक ढोइएगा भाई किसी को? हर विपत चमकी बुखार जब आया था तो उस बुखार में जब बच्चे मर रहे थे तो कौन जा रहा था सामने? किसी की हिम्मत नहीं होती थी। तो वो पप्पू यादव थे जो मुजफ्फरपुर चमकी बुखार में मरने वाले लड़कों के साथ खड़े होते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। और तब आए थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, उन्होंने कहा था कि हम बेड लगवा देंगे, इतना बेड बढ़वा देंगे। हर साल अभी भी चमकी बुखार आता है, बच्चे मरते हैं और कुछ नहीं। अंदर बहुत पीड़ा है उनको। अगर कुछ हुआ, ये सवाल पैदा ही नहीं होने देना है। ये ताकत तब बनेगी जब आप लोग गांव और गंवई लोग, चाक चौराहे पर चर्चा करने वाले लोग कहेंगे कि नहीं, पप्पू यादव जी चाहे जो हो, वोट दे या नहीं दे, ये सेकेंडरी चीजें, हमें इससे मतलब नहीं है ना। हम लोग इसके लिए कर रहे हैं। आज उनकी जिंदगी का सवाल है और उसकी जिंदगी को कोई कहे कि पप्पू यादव जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई और वो राजू प्रताप रूडी आरएसएस के लोग हों और आरएसएस के बड़े बड़े लोग हों, तो भैया ये बिहार है। भूल जाएंगे कि ये हाथ कभी कलम उठाकर समाज के शिक्षित बनने का सपना देखा था, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करने का सपना देखा था। यह सपना बहुत पीछे छूट जाएगा और जो होगा वो बहुत चीज होगा। हमारी जान चली जाए कोई दिक्कत नहीं है। हम तमाम लोग जो हैं उनके सामने खड़े हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसे ऐसे गांव में जब आप लोग होंगे तब जाके चीजें बदलेगी। बहुत पीड़ा हुआ जब कोई बोला कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव जी को ये बोलना पड़ रहा है कि हमको धमकी दे रहा है। हमें किसी भी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है बॉस, किसी भी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है। किसको देते हो नहीं देते हो हटाओ। हमारी जिंदगी की जो कमिटमेंट है हम लोग पप्पू यादव जी से सीखे हैं। बार बार ये लोग रोना रोएगा इन मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे जा रहा है। तुमको सांसद बनाए हैं यार, तुम जवाब दो ना। हम विधायक तुमको बनाए हैं, तुम जवाब दो ना कि सदर हॉस्पिटल की क्या स्थिति है। खाली सिलेंडर दे रहे हो, कहूँ में पानी डाल दे रहे हो। अपनी अपनी जवाबदेही पर बात करो ना। हम मोदी जी के नेतृत्व, मोदी जी का रोना रो के कब तक ढोल पीटते रहोगे यार? पंचायत को चुनाव तक मोदी जी है। और चुतिए गांव के लोग, दिग्भ्रमित होने वाले लोग, जो उनके खुद के कोई विचार नहीं, खुद में हाँ ठीक बा, हाँ ठीक बा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। आज भी जब हम लोग कल रात को विनय जी को फोन किए तो बोले कि विशाल जी 1-2 दिन से तनिका कॉल डाउन हुआ है, इसलिए हम आपसे बतिया रहे हैं। 4 दिन 6 दिन पहले अगर फोन करते तो हालत ऐसा है कि जो पप्पू यादव जी नंबर दिए हैं, खुद बोले हैं हमारी जिंदगी का सवाल है, आप लोगों को एक एक नंबर पर प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना है। हम लोगों को इतना फोन आता है कि अंदर से इतना पीड़ा होता है कि क्या कर सकते हैं, नहीं कर पा रहा है उतना जितना करना चाहिए, जितना सत्तारूढ़ दलों को करना चाहिए। अरे हम तो उनको भी जानते हैं जो बीजेपी के लोग हैं और हम लोगों को फोन करते हैं। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। हम उनको भी जानते हैं जो जेडीयू के लोग हैं और हम लोगों को फोन करते हैं कि पप्पू यादव जी से बोल दीजिए। और बहुत लोगों का नाराजगी भी झेले हैं जो अपने लोग हैं जिनका काम नहीं हो पाया है। एक व्यक्ति से पूरी दुनिया उम्मीद करके बैठी है और आज उसका कह रहा है कि उल्टी गिनती शुरू हुई है। इसके बोलने वाले की हिम्मत कैसे हो गई और बिहार में वो जिंदा कैसे है अब तक भाई? जिस बिहार से जब तकलीफ में होता है तो पप्पू यादव जी को याद करता है और आज वो पप्पू यादव जी को अगर कोई कुछ बोल देता है और वो व्यक्ति इसी बिहार में शान से चल रहा है, चाहे किसी को भी गुंडे हो। हम मोदी जी के चेले हैं तो हम ये हैं, हम वो हैं। माफ कीजिएगा, ये बात भावना को आहत पहुंचाने वाली है। सभी लोग, जो लोग उनके चाहने वाले हैं, उन सबों को ठेस पहुंची है। इसलिए हम लोग भी गांव में हैं, हम लोग भी चीजें नहीं कर पा रहे हैं जितना पप्पू यादव जी करते हैं।
हम लोग किसी का रोना नहीं रोते हैं, हम लोग अपने मेहनत के बदौलत कहते हैं कि ठीक है आपको जो बेहतर लगे कहिए। नहीं तो राष्ट्र का सवाल है तो वोट दे दीजिए, राष्ट्र का सवाल है तो आज इंसानियत का सवाल है तो कहाँ चले गए मंदिर के लिए चंदा वसूलने वाले लोग? तब कोई नहीं आता है। कुछ लिखना है, कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोलिए, देखते हैं। हम तो तमाम बीजेपी के लोगों का कल आर्थिक सुनामी इस कदर आई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम एक अधिवक्ता से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि विशाल जी इतना हम प्रॉब्लम में हैं, पप्पू यादव जी से बोलकर केवल हमको आर्थिक मदद कराइए। आप कल्पना कर पाएंगे कितनी आर्थिक सुनामी आई है। अधिवक्ताओं की ये हाल नहीं है, ये गाँव के बेरोजगारों की भी हाल है जो हमारे उम्र के हैं और नौकरी नहीं करते हैं। उनकी स्थिति क्या है भाई? समाज में उनको देखने से ऐसा लगता है कि ये गुंडा है, ये मतलब कि वो अपने आप में कैसे जी रहा है। जो 25 साल 30 साल का नौजवान है और वो बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, उसकी क्या हालत है आप समझ पा रहे हैं? मोबाइल रिचार्ज करने का पैसा नहीं है उसके पास, वो फोन करता है कि विशाल भाई किसी भी तरह रिचार्ज कर दीजिए, बहुत जरूरी काम है। कर पाएंगे कोई बीजेपी और कोई जेडीयू के लोग? और किसी को उम्मीद है? वो अधिवक्ता कहे कि हम दूसरे नंबर से आपको इसलिए फोन किए हैं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है कि हम अपनी मोबाइल रिचार्ज कराएं। जितना हुआ उतना किया गया। ये आर्थिक सुनामी जब आज आने वाली है ना, अभी आप देखते रहिए, अभी तो चलेगा ना, अभी थर्ड वेव का भी प्रचलन और डर शुरू हो गया, अभी चलेगा। और जिस तरह से युवाओं को जो पैसे मिलते हैं कि ठीक है बाबू पॉकेट खर्चा के पटना पढ़ रहे हो, कोचिंग है, तुम्हारा मंथली खर्चा तो ले लो, आज वो भी बंद है। और हमारे जैसे नौजवान जो हमारे उम्र के हैं उनकी हालत क्या है, कभी उनसे बात करके पूछिएगा तो पता चलेगा। और ऐसे लोगों को जान से मारने की धमकी, और हम तब भी खामोश हैं। चाहे वो छपरा हो, चाहे वो कोई हो, पप्पू यादव जी बिहार के जन नेता हैं। आप मत भुलाइए राजीव प्रताप रूडी जी कि आप बार बार जो ये कह देते हैं कि वो मधेपुरा, हर नेता को देखते हैं साला वो जेडीयू का है कौन, वो बार बार बोलते रहता है, नीरज नाम है कि क्या नाम है, वो बोलते रहता है मधेपुरा से चल के जाइए, मधेपुरा के जनता को देखिए, मधेपुरा के जनता देखिए, मधेपुरा का जानता है। बेशक उनका जन्म पप्पू यादव जी का कोसी में हुआ है यार, लेकिन आज वो बिहार के हर जरूरत में साथ है। जितना तुम अपने विधानसभा लोकसभा में लोगों की आर्थिक मदद नहीं किए हो, मरने पर लोगों के पीड़ा का साथ नहीं दिए हो, आपराधिक कृत्य के कारण एक गरीब फैमिली को मार दिया जाता है और तुम नहीं बोलते हो, तो पप्पू यादव होते हैं कि उस परिवार के साथ जाकर पैसा भी देते हैं और एसपी और डीएम को फोन भी लगा के कहते हैं कि अपराधी किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। उनके कृत्य पर भी सवाल, उनके ना होने की भी एक बहुत बड़ी साजिश अभी से रची जा रही है। कोई कुछ भी कर दे रहा है, कोई कुछ भी बोल दे रहा है, और हम सब लोग सुन रहे हैं कि चलो पप्पू यादव जी के होने ना ही होने से हम तो आरजेडी का हैं, हम तो बीजेपी का हैं। हम कुछ लोग ही हैं, जो लोग हैं पप्पू यादव के मानने वाले, चाहे जो है उनकी पार्टी से हैं, जैसे भी हैं, उनको बोलना होगा, उनको सामने आना होगा। और ऐसे लोग, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के लोग हो, चाहे आरएसएस के लोग हो, उनके मारने की धमकी दें, वो जो हो उनको कहिए कि आप सामने आके कहिए ना कि हम मार रहे हैं, चाहे जो कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ऑडियो भेज रहे हैं। ये अभी जो हालात है, आपको कल्पना, रूह कांप जाएगी। शादी है, पिछले साल तय हुआ था लोगों का शादी, स्टिकर साट के वो कार्ड पर इस साल का डेट चिपकाया गया है कि भैया सुनो ना, 7 तारीख के लड़का के बियाह बा, लड़की के बियाह बा, 12 तारीख के बियाह बा, तो 2 तारीख के तिलक बा, आवे के हुई। पिछला साल के शादी पर लोग स्टिकर साट के इस साल का डेट रखा है। टेंट वाले से जाकर बोला था कि सुना ना, लॉकडाउन लग गई, कैंसिल कर दो, अगला साल बियाह हुई। अगला साल मतलब इस साल, और इस साल में स्टिकर साहब के घरे घरे जाके कार्ड दिया था, आवे के हुई सब परिवार सब लोगों के। लेकिन भइल का, फिर लॉकडाउन लग गई, अब फिर लोग टेंट वाला भी जाता, कहता कि भैया सुनो न, पिछले बार जो लॉकडाउन में सदिया रहे वो इस साल भई रहे, तो इस साल फिर लगे तो अगला साल कर दो। कहता कि प्रणाम, और हम बुक बानी हो तारीख के, चलो। नाच वाला भी लोग जाता, सब बुक बा, आदमी ले नहीं जाए के।
स्थिति जौन आयल बहुत सामने बा, डॉक्टर लोग इस्तीफा दे के भागता, छोड़ छोड़ के भागता। डॉक्टर लोग के अब वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर अभी जो है कि आपको कहना है कि जो है कि इंटरव्यू ले लेंगे या बहाली ले लेंगे। इतने दिन से कहाँ थे मंगल पांडे जी? कहाँ थे इतने दिन से, जब आपको वैकेंसी निकालने की बार बार आंदोलन हो रही थी, बार बार कहा जाता था कि बहाली निकालिए, बहाली निकालिए। वॉक इन इंटरव्यू पर 3 महीना के लिए डॉक्टरों की और नर्सों की हम अस्थायी नियुक्ति करेंगे। अरे आप खुद के पदों पर, स्वास्थ्य मंत्री के पदों पर 3 महीना के लिए अस्थायी नौकरी निकालिए ना। मुख्यमंत्री जी के पदों पर बतौर मुख्यमंत्री बिहार सरकार 3 साल पप्पू यादव जी चलाएंगे, इसकी नियुक्ति निकालिए ना। नहीं ना, डॉक्टर की 3 महीना की नियुक्ति निकालेंगे और फिर हटा देंगे, फिर वो लोग आंदोलन करेगा, मारेंगे 4 लाठी, जाएंगे पप्पू यादव खड़ा होंगे, मीडिया बाइट लेगा, कारण खत्म। फिर वही क्या हो तो ठीक है कि जो है ना कि कलकत्ता में दंगा हो गया है, मियाँ जी काट दिया है हिंदू को, तो हिंदू काट दिया है पाकिस्तान को, तो फेसबुक पर खूब चलेगा। न्यूज में बैठे रहेंगे, पात्रा जी वो अपनी बात पेश करेंगे और आप बैठ के टीवी पर रोज ताली मारेंगे। हम न्यूज देख रहे हैं, हम बहुत अच्छे आदमी हैं, रोज न्यूज देखते हैं। वाह वाह रे, न्यूज देखने वाले पब्लिक समझदार लोग, उनको खुद नहीं पता है कि न्यूज के मामले में वो क्या उनको परोसा जा रहा है और क्या वो देख रहे हैं। हम न्यूज देख रहे हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम न्यूज देख रहे हैं। अरे यही जिस व्यक्ति ने ये बताया कि बीजेपी का असली चेहरा क्या है, और वो भारतीय मीडिया, मुख्य धारा की मीडिया इस न्यूज को निगल लिया, गटक लिया। और न चिल्लाता कि नहीं चिल्लाता अगर किसी कांग्रेस के सांसद के घर पर इतने एम्बुलेंस धूल फाक रहे होते। अंजना कश्यप और सुधीर चौधरी का हाल क्या होता भाई? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि नहीं करते? कांग्रेस कितना डरी हुई है, संभली हुई, हम तो खुद समझ में नहीं आता है कि क्या स्थिति है। इट इज नॉट नेसेसरी टू बर्न योर फिंगर टू लर्न समथिंग। दूसरी कुछ जली हुई उंगलियों से हमको सीखना चाहिए। जब हम देखें कि ब्राजील का हाल क्या है, चाइना और अमेरिका का हाल क्या है, तो भारत में हम जो है कि ओवर कॉन्फिडेंस में चीजों को कोलैप्स कर दिए। प्रधानमंत्री जी रैलियां कर रहे हैं, आपको रैली से एतराज नहीं है, हमें रैली कीजिए, लेकिन याद रखिए कि आप प्रधानमंत्री हैं भाई। जब आप जैसा बिहेव करेंगे पब्लिक वैसा बिहेव करेगा। आप होने दे रहे हैं भाषण, आप लोग इतने बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं बंगाल में, मैं आप सबों का आभार प्रकट करता हूं। और फिर उसी दिन आप टीवी पे सामने बैठ के आकर कहते हैं भाइयों बहनों, इस विपदा की घड़ी में मास्क लगाना बहुत जरूरी है। चूतिया बना रहे हैं लोगों को। अब मोबाइल के माध्यम से आपकी रैली को भी लोग देख रहा है और टीवी पर भी बैठ के आपका भाषण देख रहा है। तो ये मोबाइल क्रांति है बॉस, इसको आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं। आप अब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं। आपके एक्सपोज होने से आज जो लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन बिना, ये तो मद्रास हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि ये नरसंहार है, मर्डर केस होना चाहिए। ऑक्सीजन की किल्लत से लोग मर रहे हैं। जो आ रहे हैं दूसरे देशों से जो ऑक्सीजन कंटेनर, उस पर रिलायंस का बोर्ड चिपक जा रहा है, अडानी का बोर्ड चिपक जा रहा है। लोगों अगर पप्पू यादव जी कुछ बोले तो पप्पू यादव जी सरकार के नाक में दम कर दिए हैं। पप्पू यादव जी कुछ बोले, शहाबुद्दीन के घर पहुंचे तो तेजस्वी के नाक में दम कर दिए हैं। तो क्या करें? मखमल के बिस्तर पर जाकर सो जाए, मस्त हो जाए, बिहार छोड़ दें पप्पू यादव। हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे इंसान हमारे बिहार में हैं और हम लोग उनके साथ हैं। ये बहुत फक्र की बात है और इसलिए ये पीड़ा है। और इसलिए हम सबों से अपील करते हैं कि पप्पू यादव जी की सुरक्षा के लिए आप सब लोग आवाज़ उठाइए। पप्पू यादव जी के Y+ सुरक्षा के लिए। अरे भाई यही क्या नाम है इसका जो उल्टा सीधा बयानवा देते रहती है, का हीरोइनिया का नाम कंगना रनावत, Z+ सिक्योरिटी में, वाह, वो इसरो के जो है कि डायरेक्टर है, वो चंद्रयान लैंड कराई है। वो खान सर का वीडियो भी बहुत काबिल तारीफ है, उन्होंने तो बताया ही है। और पप्पू यादव जी नहीं भाई, आप नहीं चल सकते हैं। आप जाइएगा तो यहाँ FIR, हुआ FIR, सब जगह FIR, लड़ते रहिए, वकील भेजते रहिए, जाते रहिए, तारीख पे तारीख। आपके
नेतृत्व में जान नहीं है। और अब तमाम जो आरजेडी के समर्थक हैं, मैं उनसे कहता हूं कि यार मुझे आपसे बैर नहीं है, मुझे लालू यादव जी से बैर नहीं है, मुझे रूडी जी से ही बैर नहीं है, लेकिन आप अपने नेतृत्व को बार बार सिखाइए। पप्पू यादव जी पर उंगली मत उठाइए। पप्पू यादव जी जो कर रहे हैं वो उनको भी करना चाहिए। पप्पू यादव जी ने कभी नहीं रोका कि आप तेजस्वी जी साबुद्दीन के घर मत जाइए। पप्पू यादव जी ने कभी नहीं रोका कि आप एम्बुलेंस जनता के हित में मत लगाइए। लेकिन अगर आप रोकिएगा, अगर आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करिएगा और पप्पू यादव जी बोल दें तो आपके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। सब लोग करें ना यार, सब लोग पैसा बांटो, सब लोग वेंटिलेटर बांटो, सब लोग ऑक्सीजन बांटो, पप्पू यादव ही क्यों? तो वो दुश्मनी निकालने की बात नहीं है, ये तो सल्यूट करने थे। अरे बीजेपी के रूडी जी, आप सीख लीजिए, आप धमकाइए मत। आप तेजस्वी यादव जी, आप सीख लीजिए, धमकाइए मत। और आरजेडी के कार्यकर्ता भी पप्पू यादव जी कुछ बोल देते हैं तो जो लोग बार बार आग बबूला हो जाते हैं, आप लोग भी सीखिए, धमकाइए मत। ये किसी की पॉजिटिविटी से हम सीख लेंगे तो ये अच्छी बात है ना जी। उसको हम मार देंगे, उसको खत्म कर देंगे तो इससे क्या? आप लोग जुड़े, आप लोगों का कई सवाल है, हम देख रहे हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव को हम ख़त्म करेंगे, कुछ सवालों का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। कौन धमकी दे रहा है, नाम बताइए। हम जो है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताजी को सुनते हुए देख रहे थे, उनको लोग कह रहा है कि पप्पू यादव जी का उल्टी गिनती शुरू हो गया है। तो ये काफ़ी पीड़ा लगा हम लोगों को। लगा कि हमारी ज़िंदगी जब तक है, वैसे हमारे जिले कितने युवाओं की उन्होंने अपना परिचय बताया है, उनको उनके होने का एहसास दिलाया। अरे के लोग हैं भाई, कीड़ा मकोड़ा की तरह जीते हैं और मर जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसकी पहचान बता रहा है, जामवंत बनकर हनुमान की उसकी शक्ति का एहसास करा रहा है, तो वैसे लोग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग की अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़िंदगी जरूरी उनकी है, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। उनसे कम उम्र होकर, उनसे ज़्यादा नौजवान होकर, और वो हम लोगों के लिए मार्गदर्शक है कि वैसे लोग से देखकर ऊर्जा लेते हैं और सीखते हैं। और उनको कोई कहे कि भैया उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो पीड़ा होती है। हम सबों से चाहेंगे कि आप भी गाँव जवार, घर दुआर, सब जगह उनकी सुरक्षा को लेकर टिप्पणी स्टार्ट कर दीजिए, सरकार पर दबाव बनाइए। मुझे राजीव प्रताप रूडी या तेजस्वी यादव जी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आज जो वो कर रहे हैं, जितनी उन सरकारी बाबुओं के नज़र में खड़क रहे हैं, उससे ज़्यादा वो विपक्ष की नज़रों में भी खटक रहे हैं। अब पता नहीं सत्ता के लोभ में ये लोग बिहार की बलि क्यों चढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो पक्ष की बात है, चाहे दिल्ली में डेरा जमाए विपक्ष की बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि आप सबों का जवाब दें। थैंक यू।